हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 देखने वाले हैं आज हम। रिस्क्स इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी। कि फॉरेन ट्रेड में किस प्रकार के रिस्क होते हैं और उसमें से ईसीजीसी का क्या रोल है, इसके बारे में डिस्कशन करना था। लास्ट के वीडियो में हमने रिस्क कितने प्रकार के होते हैं, रिस्क क्या होते हैं फॉरेन ट्रेड की, यदि हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट के वीडियो में समझ लिया है। आज हम देखने वाले हैं कि ईसीजीसी लिमिटेड क्या है और पॉलिसीज क्या क्या होती है जो ईसीजीसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये दो टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ईसीजीसी लिमिटेड है क्या। देखिए, यदि आप बात करें, लास्ट के वीडियो में क्या है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं जब एक्सपोर्ट किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा गुड्स का, तो ये किस किस प्रकार के रिस्क है इसके बारे में आपने समझ लिया था। तो उस रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए एक एक एजेंसी जो है ईसीजीसी लिमिटेड, ये पॉलिसीज प्रोवाइड करती है ताकि एक्सपोर्टर बिना कोई डर का वो अपना एक्सपोर्ट कर पाए गुड्स का, सर्विसेज का, है ना। जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो है सो एक्सपोर्ट किया जाए चीजों को दूसरे कंट्री पे। तो इसके लिए एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, उसके उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, उसके जो गुड्स जब एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उस चीज को मिटिगेट करना पड़ेगा। और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ईसीजीसी लिमिटेड रोल में आता है फ्रेंड्स। जिस तरह से आपको यदि पॉलिसी लेना है, लाइफ से रिलेटेड पॉलिसी लेना है, ठीक है, अपना हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी लेना है, आपके बाइक गाड़ी की यदि इंश्योरेंस करवाना है, तो इसके लिए क्या है कि आप पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन यहां जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये जो अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसी वो लेते हैं, वो कहां से लेते हैं? वो लेते हैं ईसीजीसी लिमिटेड से। तो ईसीजीसी एक ऐसी संस्था है जो एक्सपोर्टर को पॉलिसी प्रोवाइड करती है ताकि वो फेयरलेस तरीके से गुड्स का क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब देखिए यहां जो लिखी हुई चीजें उसको हम समझते हैं। ईसीजीसी लिमिटेड, अर्लियर नोन एज, पहले किस नाम से जाना जाता था? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इज अ क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन। यह क्या है? ईसीजीसी क्या है? एक क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन है। गारंटी प्रोवाइड कर देता है किसके लिए? जो क्रेडिट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक क्या करता है? एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए भी गारंटी प्रोवाइड करता है कौन? ईसीजीसी। बैंक को भी प्रोटेक्ट करता है कि बैंक का भी यदि लॉस हुआ तो उस केस में कंपनसेट करेगा ईसीजीसी। तो ईसीजीसी क्या है? एक क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन है, सेटअप फॉर प्रमोशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये एस्टेब्लिश किया गया था। बाय प्रोटेक्टिंग द एक्सपोर्टर्स फ्रॉम एनी फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू द बायर्स फेल्यूर टू पे और ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सटर्नलाइजेशंस इन कंट्री ऑफ इंपोर्ट। कि जो बायर हैं, जो इंपोर्टर हैं, वो यदि पेमेंट देने में फेल करता है तो उस केस में प्रोटेक्ट किया जाएगा एक्सपोर्टर को। या तो इंपोर्टर के जो कंट्री है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है और इंपोर्टर पेमेंट देने में फेल होता है, किसी प्रकार से यदि प्रॉब्लम होती है, तो वहां भी ईसीजीसी लिमिटेड क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा एक्सपोर्टर्स को बाय इशूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज टू द एक्सपोर्टर। अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज हैं जिसके बारे में अभी डिस्कशन करना है। वो पॉलिसी को एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किया जाता है जिस प्रकार से लेना चाहता है एक्सपोर्टर। और जब प्रॉब्लम होती है, जब उसका टाइमली पेमेंट नहीं आ पाता है ना, तो वैसे केस में ईसीजीसी लिमिटेड एक्सपोर्टर्स को क्या कर सकता है? कंपनसेट करता है, पॉलिसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए आगे, इन 1957 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, क्या एस्टैब्लिश किया था? एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1957 में सबसे पहले, जो अभी आज के डेट में ईसीजीसी लिमिटेड के नाम से जो आप जान रहे हैं, ये सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से, ठीक है, एरिक के नाम से। टू प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस टू एक्सपोर्टर्स विच वाज देन ट्रांसफॉर्म्ड टू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन 1964। और 1964 में ये किस नाम से जाना गया? फिर से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, स्टैब्लिश हुआ था, वो किस नाम से? एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और 1964 में ये नाम चेंज करके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से इसे जाने जाने लगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है?
यदि यहां तक दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज कौन कौन सी होती है जो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे एलआईसी के पास जाते हैं, एलआईसी जो है तो किस किस प्रकार के पॉलिसी, आप अलग अलग प्रकार के पॉलिसी अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर ले सकते हैं। जैसे कोई आपका इंडोमेंट पॉलिसी लेता है, कोई टर्म पॉलिसी लेता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो ये अलग अलग प्रकार के मनी बैक पॉलिसी हो गया। बहुत अलग अलग प्रकार की पॉलिसी जिस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे लोग लेते हैं, उसी प्रकार से यहां पे ईसीजीसी जो है अलग अलग प्रकार के पॉलिसी प्रोवाइड करती है। किससे? एक्सपोर्टर को। जैसा जरूरत होता है वैसे पॉलिसी अपना वो ले लेते हैं एक्सपोर्टर। ठीक है, उसमें से फर्स्ट पॉलिसी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट पॉलिसी आपका है स्टैंडर्ड पॉलिसी। देखिए जिस तरह से नाम इसमें इसका है कि स्टैंडर्ड है, वो उसी तरह से ये पॉलिसी एक्चुअली स्टैंडर्ड पॉलिसी है। देखिए द स्टैंडर्ड पॉलिसी में किस प्रकार के फीचर हैं इसको समझते हैं हम लोग। द स्टैंडर्ड पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी प्रोवाइड्स कवर फॉर एक्सपोर्टर्स फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स। शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स जब किया जाता है एक्सपोर्टर्स के द्वारा, उसके लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, इसमें से इस स्टैंडर्ड पॉलिसी में भी वैरायटीज है। वो वैरायटी क्या है कि एक आपका है शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें से आपका एक है शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। अब कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा। अब क्या क्या कवर करता है? टू कवर बोथ कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। देखिए यहां पे जो वर्ड है उसी से आपको समझ में आएगा, ये जो नाम इसका पॉलिसी का पड़ा हुआ है शिपमेंट, है ना। शिपमेंट इसका मतलब इसका कवरेज जो होगा फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, जब इसका शिपमेंट किया गया है गुड्स का उस डेट से इसका कवरेज स्टार्ट होगा। और कंप्रिहेंसिव रिस्क कहने का मतलब हो गया कि इसमें दोनों रिस्क कवर होगा, एक कॉमर्शियल रिस्क भी कवर होगा और पॉलिटिकल रिस्क भी कवर होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी क्या है। शिपमेंट का मतलब हो गया कि डेट ऑफ शिपमेंट से स्टार्ट होगा कवरेज इसका, और कॉम्प्रिहेंसिव का कहने का मतलब हो गया कि कॉमर्शियल रिस्क भी कवर होगा और पॉलिटिकल रिस्क भी कवर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क नेक्स्ट के स्लाइड में अभी जस्ट हम देखने वाले हैं क्या मतलब होता है। ठीक है, अब अगले प्रकार का जो आपका पॉलिसीज है शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी। तो शिपमेंट से आपको यह पता चला है कि फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट से इसका कवरेज स्टार्ट होगा, और पॉलिटिकल रिस्क मतलब सिर्फ इसमें पॉलिटिकल रिस्क कवर है। ठीक है, तो देखिए टू कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ शिपमेंट से स्टार्ट होगा और पॉलिटिकल रिस्क कवर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। अब यहां देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में उस डेट से ही कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कहने का मतलब हो गया कि इसमें दोनों कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों कवर होगा फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क। इसका मतलब डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उस डेट से ये कवरेज स्टार्ट होगा, और पॉलिटिकल रिस्क इसका मतलब है कि सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क इसमें कवर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत आपका 4 प्रकार का पॉलिसीज आता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको ज्यादा जरूरी है ये जो फर्स्ट पॉलिसी में बता रहा हूं इसे ध्यान से समझिए, बाकी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए वेटिंग पीरियड क्या है। वेटिंग पीरियड मतलब क्या हो गया कि जिस दिन आपका ड्यू है, पेमेंट का ड्यू है, उस ड्यू से आपका इंतजार 4 महीने तक करना है। 4 महीने के अंदर ही आपका पेमेंट जो है, ये जो कवरेज है वो कवरेज आपका मिल जाएगा। यदि आपका पॉलिसी जो आपने लिया है, ठीक है, ईसीजीसी से, और वो पॉलिसी एक्चुअल में रियलाइज होना है। रियलाइज कब होगा? जब आपका इंपोर्टर फेल कर जाता है पेमेंट देने में। तो वेटिंग पीरियड क्या होगा? तो जिस दिन ड्यू डेट होगा आपका पेमेंट का आने का, उसके 4 महीने तक आपका वेटिंग पीरियड रहता है। 4 महीने के अंदर फिर पेमेंट आपको ईसीजीसी के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कवरेज, कि कितना कवरेज होगा, आपका जो लॉस हो रहा है उसका कितना आपको कंपनसेशन मिल पाएगा। तो इसका बोल रहा है कि ग्रांटेड बाय ईसीजीसी ऑन स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉर बोथ कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क 90% ऑफ वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। जो आपने एक्सपोर्ट्स किया है वैल्यू, जो जिस वैल्यू का जो आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है उसका 90% तक कवरेज आपको मिल जाएगा। 10% आपको फिर भी नहीं मिलेगा। 10% नहीं मिलेगा तो मैंने लास्ट के
जो वीडियो थे उसमें बताया था कि जो रिस्क कवरेज होता है वो शेयरिंग बेसिस पे होता है। शेयरिंग बेसिस पे इसलिए क्योंकि 100% कवरेज आपको नहीं मिलता है, कुछ आपको भी बियर करना पड़ता है, इसलिए शेयरिंग बेसिस पे कवरेज इसका मिलता है। ठीक है, तो चाहे कॉमर्शियल रिस्क की बात करें या पॉलिटिकल रिस्क की बात करें, दोनों केस में 90% तक आपको कवरेज मिल जाएगा स्टैंडर्ड पॉलिसी में। ठीक है, अब पॉलिसी पीरियड क्या है, ये 24 मंथ्स है। पॉलिसी पीरियड मतलब जो है कि कितने दिनों तक आपका ये कवरेज आपका ये रहेगा, वैलिड है, तो ये कवरेज 24 मंथ तक आप ले सकते हैं। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ शिपमेंट एवरी मंथ, ये एवरी मंथ आपको शिपमेंट का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड पॉलिसी में किस प्रकार के अलग अलग 4 प्रकार के पॉलिसीज होते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी में। अब देखिए स्टैंडर्ड पॉलिसी कवर फॉलोइंग रिस्क। अभी जो हमने स्टैंडर्ड पॉलिसी की बात करी उसमें से कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क आया था, तो क्या होता है कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, उसके बारे में समझिए फ्रेंड्स। यदि जो इंपोर्टर है, जो बायर है, वो फेल करता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है पेमेंट करने में, है ना, विद इन 4 मंथ जनरली करना होता है, यदि वो फेल कर जाता है तो वैसे केस में जो रिस्क अराइज होता है ये आपका कॉमर्शियल रिस्क कहलाता है। ठीक है, रेपुडिएशन से एक वर्ड है, ये क्या होता है कि जो बायर्स का फेल्यूर है, एक्सेप्ट गुड्स, है ना, गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, मान लीजिए गुड्स जो भेजा गया एक्सपोर्टर के द्वारा वो खराब गुड्स है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट था वैसा गुड्स भेजा ही नहीं गया, तो ठीक है वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि गुड्स सही है फिर भी एक्सेप्ट करने के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो जो कंडीशन होता है वो रेपुडिएशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां समझते हैं पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स। कॉमर्शियल रिस्क अभी आपने देख लिया कि कॉमर्शियल रिस्क क्या है, कि जब आपका बायर जो इंपोर्टर्स है वो फेल कर जाते हैं पेमेंट देने में ड्यू डेट में, तो ड्यू डेट में विद इन 4 मंथ तक देखा जाता है कि यदि वो नहीं देते हैं तो वो आपका कॉमर्शियल रिस्क अराइज होता है। लेकिन वहीं पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क की बात करें, सेम ही है पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के एक्शन के वजह से, ना, गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से कि कंट्री में कुछ आपका है कि फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं है, उसके वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या तो फिर क्या हो रहा है कि वॉर वहां पे छिड़ गया है, रेवोल्यूशन हो चुका है ना, सिविल डिस्टरबेंस है बायर कंट्री में, न्यू इंपोर्ट लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, कैंसिलेशन हो गया उसका जो लाइसेंस दिया गया था उसका, है ना। तो ऐसे केस में ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से क्या है कि बायर पेमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहां बायर पेमेंट तो करना चाहता है, इंपोर्टर पेमेंट तो करना चाहता है, लेकिन उसके कंट्री में जो प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे रिस्क को पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क कहते हैं। और यदि बायर खुद से पेमेंट नहीं कर पाता है तो वैसे केस में जो है वो कॉमर्शियल रिस्क कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी जो लास्ट के स्लाइड में हमने देखा उसमें जो कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क आया था, ये दोनों का मतलब समझ लिया आपने। अब देखिए यहां क्या है कि स्टैंडर्ड पॉलिसी डू नॉट कवर फॉलोइंग रिस्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि एक तो अभी आपने देख लिया कि कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क कवरेज आपने देख लिया स्टैंडर्ड पॉलिसी में। ठीक है, यहां पे समझिए कि किस किस प्रकार की जो चीजें हैं वो रिस्क में कवर नहीं होता है, वैसा यदि होता है तो रिस्क उसका कवर नहीं है। जैसे कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स रेज्ड बाय बायर, बायर को आपने गुड्स सप्लाई किया, एक्सपोर्टर ने गुड्स सप्लाई किया बायर को, इंपोर्टर को, है ना, बायर्स बोले या इंपोर्टर बोले। ठीक है, अब क्या है कि वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट रेज करता है कि आपका गुड्स सही नहीं है, या किसी भी रीजन से जो आपने एग्रीमेंट किया था उसके आधार पे आपने चीजें नहीं करी, तो क्या करता है कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट रेज करता है, तो वैसे केस में पॉलिसीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, वैसे केस में पॉलिसीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि काउजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड्स, कि गुड्स के नेचर के आधार पे, है ना, कुछ कुछ गुड्स है उसके लिए आपको कवरेज नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि गुड्स का जिस तरह से आपको बोला गया था उस तरह से आपने गुड्स नहीं दिया इंपोर्टर को, और उसके वजह से फिर इंपोर्टर जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो ये आपका कवरेज के अंदर नहीं आएगा। बायर्स फेल्यूर टू ऑब्टेन नेसेसरी इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथराइजेशन फ्रॉम ऑथोरिटीज इन हिज कंट्री, अब बायर जो है वो अपने कंट्री में ऑथराइजेशन नहीं ले पा रहा है, उसके जो फॉर्मेलिटीज है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी कवरेज नहीं दिया जाएगा, कवरेज नहीं है इसका। ठीक है,
मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, वो गुड्स का जो है वो अपने कंट्री में जो बायर है उसका ऑथराइजेशन जो लेना चाहिए वो ऑथराइजेशन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में भी कवरेज नहीं मिलेगा एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर और कलेक्टिंग बैंक, ठीक है, क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी एजेंट, बीच में आपका कोई एजेंट है, वो एजेंट आपका डिफॉल्ट किया और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है एक्सपोर्टर को, ठीक है, तो उस केस में भी कवरेज नहीं मिलेगा। लॉस और डैमेज टू गुड्स विच कैन बी कवर्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस, यदि गुड्स का लॉस हुआ, डैमेज हुआ है, तो उसका भी यहां पे पेमेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए जनरल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, करेंसी में फ्लक्चुएशंस आया, उसके वजह से एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हुई है, लॉस हुआ है, तो भी कवरेज नहीं मिलेगा। फेल्यूर ऑफ द एक्सपोर्टर्स टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, यदि जो एक्सपोर्टर है वो फेल करता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोर्टर के साथ उसका था उसको पूरा करने में फेल करता है, नेग्लिजेंट, अपने खुद के नेग्लिजेंट के वजह से, तो इसके केस में भी इसका जो कवरेज है वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो अब यदि सारे चीज में कवरेज, जो मैक्सिमम चीज में तो देखा कि नहीं मिलेगा, तो कवरेज मिलेगा किसमें? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका कवरेज मिलेगा, यदि इंपोर्टर पेमेंट देने में फेल करता है, तो आपका मुख्य जो आपका केंद्र है जो कवरेज का वही है कि यदि पेमेंट देने में एक्सपोर्टर फेल करता है, चाहे वो कॉमर्शियल रिस्क के वजह से, मींस इंपोर्टर खुद नहीं दे पा रहा है पेमेंट, या तो अपने कंट्री में प्रॉब्लम होने के वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जिसे हम पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं, तो ये दो रिस्क के वजह से यदि पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आपको ये पॉलिसी प्रोवाइड करी जाएगी। अदरवाइज ये सारी चीजों को जो हमने अभी देखा, ये सब से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कवरेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रकार के जो एक आपके पॉलिसीज है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा है? स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। नाम से जैसे पता चल रहा है कि स्मॉल एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर जो है वो स्मॉल है, छोटा एक्सपोर्टर है, उसके लिए किस प्रकार की पॉलिसी उसके लिए सूट करेगा, इस चीज के बारे में हम समझते हैं। अभी क्या हमने देखा? स्टैंडर्ड पॉलिसी देखा, अब हम देख रहे हैं स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। For the purpose of issuing the policy, a small exporter is defined as an exporter whose anticipated total export turnover for the period of 12 months ahead is not more than 50 lakhs, है ना, प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट टर्नओवर। सबसे पहली बात कि स्मॉल एक्सपोर्टर हम कहेंगे किससे? तो जो नेक्स्ट 12 मंथ्स है उसमें से एंटिसिपेट किया जाएगा कि उसका टर्नओवर कितना होगा। वो टर्नओवर यदि आपका 50 लाख से कम रहता है, ठीक है, 50 लाख से कम होता है, तो वैसे केस में वो जो एक्सपोर्टर होगा वो स्मॉल एक्सपोर्टर कहलाएगा। और उस स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए जो पॉलिसी दिया जाएगा उस पॉलिसी का नाम है स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए इस पॉलिसी की क्या खासियत है कि दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट कॉमर्शियल रिस्क, है ना, और पॉलिटिकल रिस्क। यहां भी कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल, अब देखिए एक चीज आप बात समझिए कि बार बार कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क ही क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कवरेज मिलेगा ना वो किसको मिलेगा? एक्सपोर्टर को मिलेगा। तो एक्सपोर्टर को क्या चीज का डर होता है कि हमें, एक्सपोर्टर को क्या चीज का डर होता है कि इंपोर्टर उसे पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा टाइम, यही ना मेनली डर होता है उसे। तो इसीलिए उस प्रकार के जो रिस्क होते हैं वही तो कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क है, जो इंपोर्टर फेल करता है पेमेंट देने में, ठीक है। तो इसीलिए कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क ही आपका कवर होता है, ठीक है। तो स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी में आपका कॉमर्शियल रिस्क कवर होगा जिसका 90% आपको कवरेज मिल जाएगा, और वही यदि हम पॉलिटिकल रिस्क की बात करें तो इसमें 100% कवरेज मिलेगा। 100% पूरा कवरेज मिल जाता है किसमें? स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब वेटिंग पीरियड की बात करें तो 2 मंथ्स होता है। इसका मतलब जब ड्यू डेट आपका पेमेंट का था, इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया, उसके 2 मंथ्स तक आपको इंतजार करना है, आपको पेमेंट मिल जाएगा। कहां से? ईसीजीसी से, ठीक है।
अब पीरियड ऑफ पॉलिसी क्या है, 12 मंथ्स है। लास्ट का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी था उसमें देखा था कि 24 महीने के लिए आपका पॉलिसी का पीरियड होता है, यहां 12 महीने के लिए आपका पॉलिसी का पीरियड होता है। डिक्लेरेशन ऑफ शिपमेंट, शिपमेंट का जो डिक्लेरेशन है वो एवरी क्वार्टर आपको सबमिट करना पड़ता है। अब क्या कह रहा है कि स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू द रीजंस एक्सप्लेन्ड इन द स्टैंडर्ड पॉलिसी। अब देखिए, ये हमने अभी बात करी क्या कि कॉमर्शियल रिस्क यदि होगा और पॉलिटिकल रिस्क होगा उसमें तो कवरेज मिल जाएगा आपको, लेकिन जो अभी कुछ कुछ रीजन हमने देखा कि यदि खुद का नेग्लिजेंस है, इंपोर्टर्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है गुड्स को, आपने पुअर क्वालिटी का गुड्स को भेज दिया था, जैसा टर्म्स एंड कंडीशन था उसके आधार पे आपने नहीं काम किया, तो उस केस में आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, उस केस में कवरेज नहीं मिलेगा। जिस तरह से लास्ट के जो स्टैंडर्ड पॉलिसी था उसमें जो जो रीजन था जिसके वजह से आपको कवरेज नहीं मिल सकता है, वो सारे रीजन यहां भी अप्लाई होंगे, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके जो नेक्स्ट प्रकार के पॉलिसीज है उसके बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, एसएसपी, है ना, एसएसपी शॉर्ट टर्म, ये किस प्रकार का है, ये शॉर्ट टर्म है, और स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी है, ये कोई खास प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे द स्पेसिफिक शिपमेंट टर्म्स पॉलिसीज प्रोवाइड्स कवर अगेंस्ट कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, यहां भी दो प्रकार के रिस्क कवर करते हैं। इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 180 डेज इसका मतलब कितना हो गया, 6 मंथ। तो 6 मंथ्स के लिए ये आपका क्या होगा, कवरेज होगा। फर्स्ट पॉलिसी जो हमने देखा कौन सा, स्टैंडर्ड पॉलिसी, वो 24 मंथ्स के लिए कवरेज था, है ना, पॉलिसी पीरियड उसका 24 मंथ्स का था। इससे पहले जो अभी पॉलिसी हमने देखा उसमें कितना था, 12 मंथ्स के लिए था, और ये आपका 6 मंथ्स के लिए कवरेज है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इट कवर्स कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क एंड एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क। एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क कहने का मतलब क्या है कि कोई यदि एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, जनरली क्या करता है, एलसी इशू करवाता है, इंपोर्टर्स को बोलता है कि हमें एलसी चाहिए, मीन्स एक बैंक के द्वारा, एक इशूइंग बैंक के द्वारा कंफर्मेशन लेता है कि हाँ यदि पेमेंट इंपोर्टर नहीं करता है तो वो एलसी बैंक, जो एलसी इशूइंग बैंक है वो करेगा। तो यहां जो स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी है इसमें कॉमर्शियल रिस्क पॉलिटिकल रिस्क तो कवर है ही, यहां पे आपका एलसी ओपनिंग बैंक भी यदि लॉस को बियर नहीं करता है, यदि इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता है और एलसी इशूइंग बैंक भी नहीं करता है, तो वैसे केस में ईसीजीसी जो है सो उस चीज का क्या करता है, ईसीजीसी आपका उसका कवर देता है, किसे, एक्सपोर्टर को। ठीक है, और फिर वही चीज है कि स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू द रीजन एक्सप्लेन्ड इन द स्टैंडर्ड पॉलिसी। वही चीज फिर से कि स्टैंडर्ड पॉलिसी में जो चीज हमने रीजन देखा कि यदि खुद एक्सपोर्टर्स की गलती है उसके वजह से फिर लॉस हुआ है तो फिर वो आपको कवरेज नहीं मिलेगा। तो जो सारी चीजें हमने स्टैंडर्ड पॉलिसी में देखा कि किसके वजह से आपको कवर नहीं मिल पाएगा, कवरेज नहीं मिल पाएगा, वो चीज यहां भी लागू होगा। और नहीं यदि सही है सर चीज और इंपोर्टर के एंड से प्रॉब्लम है तो कॉमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क जो है वो उसका कवरेज मिल जाएगा एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स स्पेसिफिक बायर पॉलिसी। यहां पे स्पेसिफिक बायर को टारगेट किया जाता है ना, एक्सपोर्टर्स को पॉलिसी देते समय, तो इसे पार्टिकुलर बायर को यहां पे फोकस किया जाता है। यहां भी जो आपका फैसिलिटीज है, पॉलिसीज है, वो आपका बायर वाइज कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसीज, बायर वाइज पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, बायर वाइज इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट, एलसी ओपनिंग बैंक एंड पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी शॉर्ट टर्म। तो ये 3 प्रकार के इसमें पॉलिसीज हो गए। देखिए इसे आप याद नहीं भी करिएगा तो इसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट के 2 हमने पॉलिसीज बताए उसे आप जरूर ध्यान से समझिएगा और ये भी आप कर लीजिएगा। अब इसमें कहिएगा कि इसमें आपने कवरेज नहीं बताया कि कितना कवरेज मिलेगा, इसका वेटिंग पीरियड नहीं बताया। तो फ्रेंड्स ऐसे देखा जाए तो हर पॉलिसी का तो होता ही है कि वेटिंग पीरियड कितना होगा, कवरेज कितना होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, लेकिन हर चीज को आपको नहीं ध्यान देना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी चीज को आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉलिसी में कवरेज वगैरह आप याद कर लीजिए, वेटिंग पीरियड कितना होता है वो याद कर लीजिए, बाकी में आपको ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी और भी बहुत ऐसे पॉलिसी है जिसे हम यहां अभी नहीं भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस उसी के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी है फ्रेंड्स
बायर एक्सपोजर पॉलिसी, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, बायर एक्सपोजर पॉलिसी क्या है कि बायर के एक्सपोजर्स के आधार पे पॉलिसी डिसाइड की जाती है। द बायर एक्सपोजर पॉलिसी इज टू इंश्योर एक्सपोर्टर्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ शिपमेंट टू अ पार्टिकुलर बायर विद सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स एंड रेशनलाइज्ड प्रीमियम। यहां पे जो आपके बायर हैं, जो इंपोर्टर हैं, उसे ध्यान में रख करके यहां भी किया जाता है। जो लार्ज नंबर ऑफ शिपमेंट जिसे किसी एक पार्टिकुलर बायर को किया जाता है, तो वैसे केस में जो पॉलिसी दी जाती है उसे बायर एक्सपोजर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब इसके भी कवरेज अलग होंगे, वेटिंग पीरियड अलग होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना है। बस ये ध्यान देना है कि लार्ज नंबर ऑफ आपका शिपमेंट किसी पार्टिकुलर बायर को किया जा रहा है, तो वैसे केस में जो पॉलिसी होगा उसका नाम क्या होगा? बायर एक्सपोजर पॉलिसी। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एक्सपोजर पॉलिसी, वन फॉर कवरिंग रिस्क ऑन अ स्पेसिफाइड बायर एंड अनदर फॉर कवरिंग द रिस्क फॉर ऑल बायर्स। है ना, दो प्रकार के कि किसी एक पार्टिकुलर बायर को, और इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बायर्स को अभी कवरेज, इस प्रकार के वैरायटीज इसमें भी है आपका। रिस्क कवर की बात करें तो इसमें कॉमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क भी यहां पे शामिल है। नेक्स्ट प्रकार के आपके पॉलिसीज हैं एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां क्या है कि एक्सपोर्टर के टर्नओवर कितना है ना, पॉलिसीज में टर्नओवर कितना है, उसके आधार पे यहां पॉलिसी दी जाती है। जैसे देखिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी इज अ वेरिएशंस ऑफ द स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्ज एक्सपोर्टर्स हु कंट्रीब्यूट नॉट लेस देन 10 lakhs पर एनम टुवर्ड्स प्रीमियम। जो प्रीमियम पे करता है, ठीक है, प्रीमियम पे करता है 10 लाख या उससे ज्यादा, वैसे केस में उसका जो पॉलिसीज है वो एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर ऑल द एक्सपोर्टर्स हुज टर्नओवर इज लाइकली टू एक्सीड्स द प्रीमियम पेबल टू ECGCs by 10 lakhs in a year are entitled to avail it with validity period of 1 year। एक साल के लिए ये पॉलिसी होता है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, एक साल के लिए पॉलिसी होता है। वैसे एक्सपोर्टर जिसका टर्नओवर इतना है ताकि उसका जो प्रीमियम है वो 10 लाख या उससे ज्यादा देना पड़ता है, तो वैसे केस में जो पॉलिसीज होगी वो एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी कहलाएगी। कवरेज की बात करें तो इसमें आपका कॉमर्शियल रिस्क कवर होता है, पॉलिटिकल रिस्क कवर होता है, एलसी ओपनिंग बैंक का भी जो रिस्क है वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स यहां पे जो हम देखने वाले हैं, ये लास्ट स्लाइड है आपका। दो प्रकार के और भी जो रिस्क पॉलिसीज है उसके बारे में समझिए। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, कंसाइनमेंट वर्ड से आपका क्या समझ में आ रहा है कि जहां गुड्स को कंसाइन किया जा रहा है, दूसरी जगह भेजा जा रहा है, और वहां भेजा जा रहा है और गुड्स को वहां कुछ दिनों तक रख करके, ऐसा है कि किसी कंट्री में गुड्स को पहले भेजा गया, भेजने के बाद वहां से फिर उसको किसी जो इंपोर्टर्स है उसको दिया जाता है, तो वैसे केस में वो कंसाइनमेंट बेस्ड एक्सपोर्ट जो है, तो उसके लिए जो पॉलिसी होती है वो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी कहलाता है। देखिए, वन ऑफ द मेथड नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली adopted by Indian exporters is consignment export, where the goods are shipped and held in stock at overseas centers ready for sale to overseas buyer as and when order are received। पहले दूसरे कंट्री में रखा जाता है गुड्स को ले जाकर के वेयर हाउस में, उसके बाद क्या है कि जैसा जैसा ऑर्डर आता है उसके आधार पे उसका सेल किया जाता है। तो इसके लिए भी यदि पॉलिसी है तो वो पॉलिसी का नाम है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, कि गुड्स को पहले दूसरे कंट्री में ले जाइए खुद से, उसके बाद वहां से ऑर्डर लीजिए और वहां पे लेकर के इंपोर्टर को दीजिए, तो वो आपका कहलाएगा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, वैसी पॉलिसी। ठीक है, जो आपको कवरेज देगा। Thus there is a time lag between the shipment and actual sale of the buyer। तो वैसे केस में क्या है कि जो समय लगता है कि यहां से आप गुड्स को ले जा रहे हैं, ले जाने के बाद सेल कर रहे हैं, तो इसमें समय ज्यादा लगता है, तो वो समय को उसके बीच में कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसका कवरेज देने के लिए कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार है। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर SME सेक्टर। SME सेक्टर क्या हो गया? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। ठीक है, इसके लिए क्या पॉलिसीज है? तो ECGC हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी एक्सक्लूसिवली फॉर SME सेक्टर यूनिट्स इन 4 जुलाई 2008 को ये स्टार्ट किया गया था ये पॉलिसी को। इट हैड अंडरगोन अ मॉडिफिकेशन एंड वाज रजिस्टर्ड एज माइक्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी, MEP के नाम से जाना जाता है। पहले ये बोला जाता था SME,
स्मॉल मीडियम एक्सपोर्टर्स कह लीजिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए कह लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिसी था 2008 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम को चेंज कर दिया गया और इस नाम को चेंज करने के साथ इसका जो कवरेज है वो भी चेंज हुआ। अब ये हो गया माइक्रो एक्सपोर्टर्स पॉलिसीज, MEP, जो 2014 में आपका स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके जो SME था उसे आपको चेंज करके MEP कर दिया गया। पहले स्मॉल मीडियम कवर था और अब माइक्रो एक्सपोर्टर, माइक्रो जो एक्सपोर्टर्स है उसे भी कवरेज दिया जा रहा है, ठीक है। द पॉलिसी पार्टिकुलरली प्रोवाइड्स SME sector easy administrative and operational convenience. Commercial and political risks are covered under this policy. The policy is for a period of 12 months and इसका कवरेज जो है वो 90% तक होता है। तो ये भी एक पॉलिसी इंपॉर्टेंट्स में से आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो SME सेक्टर के लिए जो पॉलिसी है वो क्या कहलाता है, पॉलिसी फॉर SME सेक्टर्स, और इसमें कवरेज 90% है। जो पीरियड है, पॉलिसी पीरियड है, वो 12 मंथ्स है और इसका नाम को SME के जगह पे MEP कर दिया गया, माइक्रो एक्सपोर्टर्स पॉलिसी नाम किया गया है इसका, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि दिस पॉलिसी इज मीन फॉर एक्सपोर्टर्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैविंग इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी और इंगेज इन export of services having invested in equipment as per MSMED Act 2006. This policy can be issued to an exporter qualifying as per the MSMED Act 2006. देखिए यहां पे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम की हम लोग बात करते हैं ना, वो जो डिफाइन किया गया है उसका कितना लिमिट तक वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा, ये आपका MSMED Act 2006 जो है उसके आधार पे डिफाइन किया गया है। अभी वर्तमान समय की बात करें तो 2020 में इसका रिवीजन किया गया था। पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना था, सर्विस सेक्टर में कितना होता था, उसके आधार पे अलग अलग लिमिट होता था कि कौन मीडियम में आएगा, कौन माइक्रो एंटरप्राइजेज है और कौन स्मॉल एंटरप्राइजेज है। लेकिन फ्रेंड 2020 से चेंज कर दिया गया है प्रोसेस को और अब इसे टर्नओवर के आधार पे देखा जाता है कि वो माइक्रो या मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइजेज में आएगा। यदि बात करें हम कि माइक्रो की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की, यदि इसमें इन्वेस्टमेंट आपका फर्स्ट में 1 करोड़ तक है तो ये माइक्रो में आएगा, यही आपका 5 करोड़ तक है तो ये आपका 10 करोड़ तक है तो ये आपका आएगा स्मॉल में, और मीडियम में आपका 50 करोड़ तक का मीडियम में आएगा। वहीं टर्नओवर के आधार पे यदि देखा जाए, टर्नओवर के आधार पे देखा जाए तो टर्नओवर के आधार पे बस इसका 5 टाइम्स कर दीजिए, ये 5 करोड़ हो जाएगा, इसका 5 टाइम्स करिए ये 50 करोड़ हो जाएगा, और इसका 5 टाइम्स करिए ये आपका हो जाएगा 250 करोड़। टर्नओवर के आधार पे यदि आपका 5 करोड़ तक होता है तो मीडियम माइक्रो में होगा, 50 करोड़ तक होता है तो स्मॉल इंटरप्राइजेज कहलाएगा, और 250 करोड़ तक होता है तो मीडियम इंटरप्राइजेज कहलाएगा। वही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 करोड़ तक जो होगा माइक्रो होगा, 10 करोड़ तक होगा स्मॉल होगा, और 50 करोड़ तक का यदि होता है तो उस केस में ये बोला जाएगा फ्रेंड्स आपका मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यही यहां पे कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है इसके लिए MSMED एक्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, माइक्रो एक्सपोर्टर्स पॉलिसी की बात करें तो माइक्रो में कितना है, 1 करोड़ तक का है, तो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यदि करता है और जो एक्सपोर्टर्स हैं तो वैसे केस में उसका ये पॉलिसी कवर होगा। तो ये रहा आज का जो पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो थे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो, एक लास्ट वीडियो आने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें कि बैंक को भी गारंटी दिया जाता है, बैंक का भी कवरेज होता है जो ECGC के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उस चीज को भी आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।